वेलकम एवरीवन। आज आपका स्वागत है एसएसपी क्लास एक्स में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे, जहां हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखिए, अब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली थोड़े बहुत देखे थे लास्ट लेक्चर में, और उससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ऑलमोस्ट सभी वैरायटी के क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया था, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। आज हम लोग देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीज़ों के स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या क्या वैल्यूज होती है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन सभी के लिए हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं कुछ बेसिक्स आपको बताता हूँ, जिससे क्या होगा ना, वो टेबल लर्न करने में बहुत ईजी हो जाएगा। बेसिकली वो याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत आसानी से वो बना लीजिएगा आप टेबल। तो बेसिक ऑब्जर्वेशन थोड़ा देखिए क्या होता है कि अगर मैं कोई बहुत बड़ा सा मतलब छोटा सा एक नंबर ले रहा हूँ 100, ठीक है। बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या देखना है आपको कि अगर इस 100 को मैं 20 से डिवाइड किया, या फिर इस 20 से नहीं, थोड़ा और बड़े नंबर से लेते हैं, 100 से डिवाइड किया, सो आंसर आएगा यहाँ पे 1। वही अगर मैं इस 100 को डिवाइड कर दूँ 50 से, सो क्लियरली यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। अगर इसी 100 को मैं 25 से करूँ डिवाइड, तो यहाँ पे आंसर 4 आ रहा है। 100 को हम लोग अब 10 से डिवाइड करें, 20 से डिवाइड करके देखते हैं, आंसर 5 आ रहा है। 100 को यहाँ से हम लोग 10 से डिवाइड करके देखते हैं, आंसर 10 आ रहा है। 100 को यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर आ रहा है 20, 50। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है ना। न्यूमरेटर को यहाँ पर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। हर केस में न्यूमरेटर हमारा 100, 100, 100, 100, 100 और 100 था। हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को लगातार क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो आप देखिए आपका जो आंसर आ रहा है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, 50। अगर इसको मैं डिक्रीज करते करते अगर मैं 1 कर दे रहा हूँ, तो ये और बड़ा आंसर आ रहा है 100। 1 से भी तो छोटा हो सकता है ना। डिक्रीज करते करते मैं बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दूँ, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दूँ, एकदम 0 के आसपास कर दूँ, यही हम लोग बोलते हैं कि जब बहुत छोटा कर देते हैं, छोटा करते करते 0 के आसपास टेंड कर देते हैं हम लोग, तो ये इनफाइनाइट के पास टेंड होने एक बहुत लार्ज नंबर आने लगता है। पर ये लार्ज नंबर कितना बड़ा है एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होता है ना। दैट्स हम लोग मैथमेटिक्स में इसको इन्फिनिटी ना बोल के हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइन बोल देते हैं। बेसिकली यहाँ पे नॉट डिफाइन जो है हम लोग इस तरीके से नॉट डिफाइन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। बेसिक आइडिया देखिए, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट तो ये नहीं है, एग्जैक्ट थोड़ा सा जो है वो डिटेल में होता है, बट एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर में नंबर छोटा होते जा रहा है, छोटा होते होते वो 0 को टेंड कर गया, फिर 0 कर देते हैं, है ना। वैसे तो कोई नंबर को 0 पार्ट्स में डिवाइड करना, इट मीन्स बेसिकली इसको डिवाइड ही नहीं करना, है ना। पर मैंने इसको कहा कि 0 को टेंड कर देते हैं ना, मतलब 0 बहुत 0.000 समथिंग कुछ कर देते हैं, तो ये बहुत लार्ज नंबर आने लगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर को आप जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं, आपका जो आंसर है ना, जो आपका आंसर है वो इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज करते करते बहुत लार्ज वैल्यू हो जाएगा। उसी लार्ज वैल्यू को बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि नॉट डिफाइन है। तो यहाँ से तो हम लोग समझ गए कि अगर डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी ना बोल के हम लोग उसको नॉट डिफाइन लिख देंगे। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, डस्टर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट क्या देख लीजिए, कि यहाँ पे अगर बहुत बड़ा नंबर हो जाए, है ना, इस नंबर को मैंने कांस्टेंट रखा और इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये 50 आएगा। अगर इसको एक बार 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आएगा, और इस चीज़ को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये 50 आ जाएगा। और इसी 100 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, बेसिकली 10। इस 100 को अगर हम लोग 20 से डिवाइड करें ये 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से करते करते अगर इस 100 को हम लोग और बड़े बड़े नंबर से लाइक
25 से करें तो 4, इस 100 को अगर हम लोग 50 से डिवाइड कर दे तो 2 आएगा, इसी 100 को अगर 100 से डिवाइड कर दे तो 1 आएगा। तो एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्लियर है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को लगातार इंक्रीज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए ये डिनोमिनेटर है, ये यहाँ 1 था, 2 है, 10, 20, 25, 50, 100, जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते होते 1 आ गया। तो मैंने क्या बोला ना कि ऐसे बहुत सारे स्टेप्स किए मैंने, और बहुत सारे करते करते मैं डिनोमिनेटर को इतना बड़ा कर दिया कि वो टेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब यहाँ एक बहुत लार्ज नंबर है ना, बहुत लार्ज नंबर को अगर मैं टेंड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये लगभग लगभग आपका जो आंसर होगा वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो 0 के आसपास आने लगेगा, है ना। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि हम लोग जो है वो मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी ना लिख के नॉट डिफाइन अगर लिखते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि कितना बड़ा नंबर है या फिर ऐसा कुछ, तो हम लोग नॉट डिफाइन लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर यहाँ पे किसी नंबर में, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइन लिखा हो तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। इस बात का आइडिया आपको यहाँ पे मिल गया। अब मैं बताऊंगा कि ये वाली बातें मैंने दोनों क्यों बताई। फिलहाल के लिए इन दोनों बातों को जो है आप बैठा दे दिमाग में कि उस टाइम जब हम लोग न्यूमरेटर को क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, तो आंसर बढ़ते 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 बहुत लार्ज नंबर हो जा रहा था। और इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं। इस बार डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा आंसर डिक्रीज होते होते लगभग 0 हो जाता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भाई मैंने क्यों बताया अभी आपको समझ में आएगा। अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं कि उस बड़े से टेबल को जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे रिमेम्बर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टी रेशियोज। टी रेशियोज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो थोड़ा सा शॉर्ट में टी रेशियोज लिख लेते हैं। टेबल बना रहे हैं, आप भी अपनी बुक में बना लीजिएगा स्केल से प्रॉपर खींच के। एक ले रहे 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड लास्ट 90 डिग्री। 0, 35, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। और यहाँ पे टी रेशियोज अभी हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर्स में उन्होंने पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसको लिख लीजिए साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यहाँ पे थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं। मतलब इस थीटा की जगह 0 डिग्री होगा तो क्या वैल्यू होगी, इस साइन थीटा की जगह 30 डिग्री होगा तो क्या वैल्यू होगी, थीटा की जगह 45 होगा तो क्या वैल्यू होगी, ये देखेंगे बेसिकली। मतलब इस रेशियोज के लिए ना इन स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, खास, है ना। कुछ खास एंगल्स के लिए हम लोग वैल्यूज देखेंगे, है ना। क्योंकि आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एंगल्स होती है जिसके लिए आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, पर वहाँ पे एक डिफरेंट वे होता है, पूरा निकालने का तरीका होता है, बेसिकली वहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यहाँ हमें फिलहाल लर्न करना है तो हम लोग ट्रिक देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये मैंने बना दिया साइन थीटा का कॉलम, बेसिकली यहाँ पे ये इसका कॉलम बन गया, ये साइन थीटा का रो बन गया, यहाँ पे साइन कॉस, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है यहाँ पे, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, साइन कॉस 10 कॉट थीटा, देन सेक एंड लास्ट वन इज कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हो गया साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। अब देखिए अब दो बातें, या तो आप साइन थीटा का जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको आप उसकी वैल्यूज को आप एज इट इज लर्न कर लें। अगर उसको भी आप याद नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी है ट्रिक, पर मैं कहूँगा कि इस चीज़ को आप याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि हर चीज़ के लिए ट्रिक कई बार अच्छी बात नहीं होती है, पर फिर भी आप देख लीजिए, अगर आप बाई चांस अगर मिस कर रहे हैं तो कैसे आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है, 0 से लेकर 4 तक, और सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है और इसके ऊपर रूट लगा देना है।
अब इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए, आपको फर्स्ट लाइन भी याद करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लाइन भी इजीली निकल जाएगा यहाँ से देखिए अगेन ये 0 है, 0 में कोई भी नंबर हम लोग डिवाइड करते हैं तो बेसिकली क्या आ जाता है यहाँ पे 0। सो 0 का रूट भी क्या आ जाएगा 0। यहाँ से देख लीजिए 1 रूट से बाहर निकल सकता है ना, क्योंकि 1 इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 रूट से इजीली बाहर निकल जाएगा, तो ये 1 तो इजीली बाहर निकल जाएगा। और ये 2 का आपको मालूम है कि 2 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2। सो 1/4 जो रूट के अंदर है वो 1/2 निकल गया यहाँ पे। रूट 2 नहीं निकल पाएगा क्योंकि 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सो रूट 2 वहीं पर रह जाएगा यहाँ पे। या फिर तुम ऐसे देख सकते हो कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो फिर यहाँ हाफ आ गया, ये 1 निकल गया बाहर और ये रूट 2 ऐसे ही रह गया 1/√2। यहाँ से देखिए √3 का कुछ नहीं निकलेगा और 2 का बाहर निकला √3/2। 4 1 ज़ा 4, यहाँ से 1 हो गया और इसका रूट आ गया 1। तो बेसिकली आपको पहला लाइन अगर निकालना है तो वैल्यूज क्या आ गई 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो ये आपको आ गया फर्स्ट वाला रो आ गया यहाँ पे, जहाँ पे आपको साइन थीटा की सभी वैल्यूज पता चल गई 0 30 45 60 और 90 के लिए। पर मैं क्या बोलूँगा कि आप इस फर्स्ट लाइन को लर्न कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी बाई चांस लगे भूल गया है ना, क्वेश्चन बनाना ही है निकालना पड़े तो ये कर ही सकते हैं। तो इसको जाने, जैसे मेथड को समझे कि कैसे निकाले, बेसिकली ये ट्रिक कैसे निकाला गया ये इसको याद रखें आप, पर आपको वैल्यू याद रखें। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपका वैल्यू याद रखें। इसको मैं रब आउट कर दे रहा हूँ। तो हमारी वैल्यूज आई थी 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। cos थीटा के लिए क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू आपने लिखी इसको जस्ट ऐसे पलट देना है। मतलब आपने जो 90 में लिखा है उसको यहाँ पे लेकर आइए 1 में, आपने जो 60 में लिखा है उसको सेकंड नंबर में √3/2, यहाँ वाला इधर में ही आएगा 1/√2, ये इधर और ये 0। क्या किया एग्जैक्टली हम लोगों ने, ये फर्स्ट लाइन लिखा हुआ था, इधर से वैल्यूज को उठाई और स्टार्टिंग में रखना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे रख दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से आपको अगर साइन थीटा की ये वाली याद है सारी वैल्यूज, तो आप कॉस थीटा की वैल्यूज इजीली लिख सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, लास्ट क्लास में एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जहाँ मैं कुछ रिलेशंस बता रहा था बेसिकली, है ना, इनवर्स रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन और ये सारी चीज़ जहाँ बता रहा था मैं, क्वोशंट रिलेशन, वहाँ मैंने ये वाली बात बताई थी कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा बोल सकते हैं, और ऐसा प्रूफ भी किया था क्यों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो ले लूँ तो मेरा टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, है ना, क्योंकि इससे तो ये। तो बस सिंपली क्या करना है आपको, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कर दीजिए आप, तो 0 डिवाइड बाई 1 0 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए अगर इसको किन्हीं को डिवाइड करने में अगर दिक्कत हो रही है इस चीज़ को, तो आप लोग यहाँ पे कर लेंगे डिवाइड, है ना, हाफ डिवाइड बाई √3/2। आपको मालूम ही है कि ऐसे फ्रैक्शन को डिवीजन कैसे करते हैं, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में लिख लीजिए और इसको इसके साथ, तो बेसिकली 1 × 2, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला, डिवाइड बाई 2 × √3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1/√3। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर ही देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया 1/√3। तो इस तरीके से ये मिल गया। अब यहाँ से देखिए 1/2 1/2 दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/1 आएगा, तो आप उसको सिंपली √3 लिख सकते हैं, यहाँ पे √3/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए मैंने वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था बेसिकली, अभी जो एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो वीडियो देखा, अब उसकी काम पड़ी यहाँ पे क्या 1/0 है, यहाँ पे क्या है ये 1/0 है। तो मैंने क्या बोला था कि जब आप डिनोमिनेटर को छोटा करते जाते हैं तो आपका आंसर जो होता है बेसिकली बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। वो बड़ा होते होते अगर आपने जो डिनोमिनेटर को छोटा करते करते इतना छोटा कर दिया कि लगभग आपने 0 कर दिया, है ना, 0 नहीं किया, लगभग आपने 0 कर दिया, तो आपका जो आंसर होता है वो भी बहुत बड़ा आने लगा था, और उसको हम लोगों ने क्या बोला था, नॉट डिफाइन। तो जब भी कहीं ऐसा लिखा हो, है ना,
कुछ भी 1 लिखा हो 2 लिखा हो कुछ भी, अगर उसके लास्ट में 0 हो, है ना, डिनोमिनेटर में 0, सॉरी, और डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसको हम लोग नॉट डिफाइन लिखते हैं। ये बात पहले आपको समझ में आई, इसको हम नॉट डिफाइन लिखते हैं। ये बात मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि इसको हम नॉट डिफाइन लिखेंगे। तो यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिख के यहाँ पे नॉट डिफाइन लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि जो कॉट थीटा होता है, हाँ, जो कॉट थीटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। मतलब ये वाला रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, या फिर वाइस वर्सा, आप ये भी बोल सकते हैं tan थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा था। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें इसका उल्टा कर देना है, जो 10 की वैल्यू है ना उसको रेसिप्रोकल कर देना है, 10 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है। हमारा जो है ये वैल्यू है कॉट थीटा की वैल्यू पता चल जाए, क्यों, क्योंकि कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का ही उल्टा है। देखिए 1/tan थीटा रेसिप्रोकल कर देना, 1/tan थीटा करेंगे तो tan थीटा की जो भी रेशियो होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी बेसिकली। तो चलिए 0 है, 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है तो 1 है। अब 1/0 अगर करेंगे हम लोग, 1/0 कर देंगे, उल्टा करना है, 0/1 था तो 1/ अगर 0 करेंगे तो देखिए किसी भी चीज के नीचे अगर 0 है तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइन। तो ये आपका हो गया नॉट डिफाइन। इसको रेसिप्रोकल कीजिए, उल्टा कीजिए, क्या हो जाएगा ये √3/1 है, 1/√3 तो √3/1 हो जाएगा, √3/1 नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 को रेसिप्रोकल कीजिएगा 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसको देख लीजिए, √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए नॉट डिफाइन बाई 1 है ना, तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 नॉट डिफाइन, क्योंकि नॉट डिफाइन बाई 1 है तो 1/नॉट डिफाइन। अब मैंने आपको बोला था नॉट डिफाइन मतलब कोई बहुत लार्ज नंबर, कोई बहुत लार्ज नंबर। तो अगर एक को किसी बहुत बड़े नंबर से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वो लगभग 0 के आसपास आता है, इसलिए हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं कि 1/नॉट डिफाइन किसके इक्वल होता है 0 के। सो ये वाला आपका वैल्यू क्या आता है 0 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेक। तो हम लोगों ने सेक के बारे में क्या पढ़ा था कि जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट का जस्ट उल्टा होता है सेक, है ना, कॉस्ट का जस्ट उल्टा होता है सेक। सिमिलरली वैसा है साइन का जस्ट उल्टा होता है आपका कॉसेक। तो देखिए हम लोग सेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, कॉस की वैल्यू जो भी लिखी हुई है उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे ना, रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पलट देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस 1 लिखा हुआ है तो इसको उल्टा कर देना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है ना, कुछ नहीं होने का मतलब 1, तो 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 ही आएगा आपका, है ना। नेक्स्ट इसको देख लीजिए 2/√3 रेसिप्रोकल करने पे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1, नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई जरूरत नहीं है, तो √2 ही डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पे उल्टा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अगेन 0/1 है, 0/1 है, उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 को नॉट डिफाइन बोलते हैं। सो ये हो गया आपका नॉट डिफाइन। नेक्स्ट और लास्ट देख लीजिए आप कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। साइन थीटा का वैल्यूज लीजिए और उसको ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए बेसिकली। तो यहाँ पे 0/1 है तो 1/0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, उससे और इजीली हो जाता है। यहाँ पे फिलहाल रेसिप्रोकल समझिए। यहाँ पे तो साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल करना है, तो यहाँ पे 0/1 था तो 1/0 कर दिए, है ना, 1/0 किए तो ये नॉट डिफाइन आया। अब इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, ये 2 है, इसको रिवर्स करिए, 2 को ऊपर 1 को नीचे, तो बेसिकली 2/1 = 2। इसको अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, इस चीज को उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और उसको उल्टा करेंगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो tan थीटा के बाद देखिए साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी, उसके लिए क्या किया कॉस थीटा के लिए जस्ट रिवर्स करते चले गए, ये लास्ट वाली वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट किए, फिर ये वैल्यू उठा के इसमें पुट किए, ये वाला यहाँ, ये इस तरफ पुट किए, ये वाला यहाँ।
मतलब जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में हो गया। बेसिकली ऐसा था ना, ये वैल्यू अगर ऐसी थी ना, इसको सीधा उठाए और सीधा ऐसे घुमा दिए और यहाँ पर रख दिए ऐसा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेन थीटा उन्होंने कैसे निकाला, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके निकाला था ये वाला लाइन। लेकिन अगर इस लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करें कॉट थीटा का, तो ये अगेन वैसा ही नहीं है। नॉट डिफाइन को यहाँ रख दिया, √3 को यहाँ रख दिया, 1 को यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको इधर, और ये 0 यहाँ पे, है ना, एग्जैक्टली सेम है वो। फिर यहाँ पे सेक थीटा के लिए क्या किया हम लोगों ने, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड की। सेक थीटा की वैल्यू किससे फाइंड की, कॉस को रेसिप्रोकल करके। और जो यहाँ पे ये वैल्यू आई, देखिए लास्ट वाली लाइन के लिए फिर अगेन नॉट डिफाइन को यहाँ प्लेस कर दिया, 2 को इधर प्लेस कर दिया, √2 को इधर प्लेस कर दिया, 2/√3 को इधर प्लेस कर दिया, और 1 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। और इस तरीके से ये टेबल जो है आप लोग इजीली बना सकते हैं, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, टेबल तो बना लिए है ना, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे, तो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज पुट करनी होगी। तो क्या आप वैल्यूज के लिए ऐसे पूरा का पूरा टेबल बनाएंगे? देखिए दो बातें हो सकती है, या एग्जाम के टाइम में आप ये बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पेपर बहुत पहले मिलता है, तो अगर पेपर बहुत पहले मिल जाए तो अगर लाइन खींच रहे हो उस टाइम आप अगर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा है तो फटाफट ये टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐसा अलाउड होता है ना। मैट्रिक के एग्जाम में जो ऐसा अलाउड होता है कि आप कुछ चीज़ें जो है अगर आपको पेपर मिल गई है तो आप उस पर जो है वो कुछ नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। मेक श्योर आप ये पता कर लीजिएगा कि ऐसा कुछ अलाउड है कि नहीं, है ना। हम लोग के टाइम में ऐसा अलाउड था, तो हम लोगों ने ये टेबल बना ही लिया था। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस को अगर आपको फास्ट सॉल्व करना है, आप चाहते हैं कि नहीं ये बिना ड्रॉ किए हुई चीज़ें सब कुछ माइंड में हो, तो इसका भी एक तरीका है ना। आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए जरा। ये वाली वैल्यूज जो है ना आपको याद रख लेनी है, ये वाली वैल्यूज आपको याद रख लेनी है, और इसको अपने फिंगर के ना इसको असाइन कर देना है, थंब से इधर तक असाइन कर देना है कि ये जो है वो 0 डिग्री का वैल्यू है, सभी के लिए हो जाएगा 0, 30, 45, 60 और 90। तो इस 5 फिंगर्स को आपने जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मेरा किसको असाइन कर रहा है, 0 डिग्री को, ये 30, 45, 60 और 90 डिग्री को। फिर ध्यान सोचिए, अगर आप साइन थीटा की वैल्यू सोच रहे हैं ना, तो आपसे अगर कोई डायरेक्ट पूछे तो आप याद रखिए कि यहाँ पे साइन थीटा के लिए क्या लिखा हुआ है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1। तो आपसे कभी भी साइन थीटा की वैल्यू अगर पूछी जाए तो आप इस डायरेक्शन में रीड करेंगे। अगर आपसे पूछे साइन 45 क्या, 0, 30, 45, तो इस जगह पे ना माइंड में याद रखिए कि इस जगह पे क्या लिखा हुआ था, 1/√2। अगर आपसे पूछ दिया कि साइन 60 क्या है, तो 0, 30, 45, 60 यहाँ पे क्या लिखा होता है, √3/2। और यही चीज सेम वैल्यूज को एकदम एज इट इज याद रखिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1। लेकिन जब आपसे पूछा जाए ना साइन नहीं कॉस की वैल्यू पूछा जाए कि कॉस 0 डिग्री बताओ, तो आप इधर से आइएगा, कॉस 0 यहाँ वाला पकड़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा होता था, 1। अगर आपसे पूछे कॉस 30 डिग्री का, 0, 30 यहाँ पे क्या होता था, √3/2। अगर आपसे कुछ पूछ दे कि कॉस 90 का वैल्यू बताओ, तो 0, 30, 45, 60, 90 इस डायरेक्शन में कॉस के लिए और इस डायरेक्शन में साइन के लिए। तो अगर आपको पूछ दे कि कॉस 60 का वैल्यू बताओ, 0, 30, 45, 60 यहाँ पे 1/2 रिटर्न होता है। आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पे 1/2 रिटर्न है, यहाँ 0 रिटर्न है, यहाँ पे 1/√2 रिटर्न है, यहाँ पे √3/2 रिटर्न है और यहाँ पे 1 रिटर्न है। तो साइन के लिए पूछे तो इस तरफ से जाइए, कॉस के लिए पूछे तो इस तरफ से जाइए। और थोड़ा सा अगर दिमाग में अगर कैलकुलेशन कर ले और आपसे अगर पूछ दे कि 1030 क्या होता है, एकदम से अचानक से 1030 दिमाग में आया कि क्वेश्चन में पूछा है 1030, मैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को यहाँ पे एक बार पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा रब कर रहा हूँ और उसके बाद आपको बता रहा हूँ ना कि आप वैल्यूज को ना कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक बार नोट कर लीजिए। तो उम्मीद होगा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अब मैं क्या करता हूँ ना, आपको बता देता हूँ कि देखिए साइन के लिए और कॉस के लिए तो मैंने बता दिया। साइन के लिए इस तरफ से मूव करना है, एक बार मुझे पेन मिल जाए यहाँ पे तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूँ। ध्यान से देखिए क्या करना है, रिमेम्बर कैसे करना है। ये अपना राइट या लेफ्ट जो भी है, लेफ्ट वाला लीजिए, पाम उसके ऊपर ना असाइन कर लीजिए कि ये मेरा 0 है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। ऐसा असाइन कर लिए पहले। फिर ना इसी के साथ वैल्यूज भी असाइन कर लीजिए
कि यहाँ पे 0 हुआ करता था, यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ 1/√2 होता है, यहाँ √3/2 होता है, और यहाँ पे होता है 1। एक बार आपने ये असाइन कर लिया, देख लीजिए, होप सो दिखाई पड़ रहा होगा कि मैंने अपने फिंगर पे, नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने जो है वो 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1 लिख लिया है। जब भी मेरे से एंगल पूछा जाएगा ना, एकदम फट से इंस्टेंट आंसर आता है। एक बार सीख लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट समय दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे पूछा जाए कि साइन 45 का बताओ, तो साइन के लिए इस तरफ से आना, 0, 30, देखिए 0, 30, 45, यहाँ पे क्या लिखा होता है 1/√2, डायरेक्ट रिकॉल हो जाएगा आपको। और वही चीज अगर आपको पूछ दे कॉस 60 डिग्री के बताओ, तो कॉस के लिए ना इस तरफ से आना है, साइन के लिए इस तरफ जाना, कॉस के लिए इस तरफ, 0, 30, 45, 60, यहाँ क्या लिखा होता है 1/2। सो यहाँ पे cos 60 का 1/2 हो जाएगा। सो ऐसे हम लोग साइन और कॉस का रिकॉल कर लेंगे। बात कर लेते हैं कि 10 का कैसे रिकॉल करेंगे। देखिए 10 के लिए कोई यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट जो कोई ट्रिक नहीं है। बस आपको 10 के लिए क्या करना है ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। ये इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करना है ना, ये सभी को बनाने आता है ना। ये पूरे यूट्यूब पे हर जगह ये ट्रिक फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया बताया मैंने, सब कुछ सेम है, वैसा ही है, सभी लोग सभी जगह ऐसा ही सिखाते हैं। आपको क्या करना है, आपको करना है प्रैक्टिस, कि आप कैसे रिमेम्बर करेंगे क्वेश्चन बनाते टाइम, फट से आपको कैसे दिमाग में आएगा, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब मैं पढ़ाता था, अच्छा जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो मैं देखता हूँ उनके सामने ये वैल्यूज जो होती है ना, वो दीवार पे चिपकी होती है। पर ध्यान से सुनिए, उसको चिपका के रखे है ना, वो चिपका ही रह जाएगा, कुछ भी याद नहीं होगा उससे। याद कैसे हुआ, प्रैक्टिस करने से। तो थंब वाली बात मैंने बता दी, उससे आप क्लियर हो गए। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे अचानक पूछ दिया गया कि 10 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आपको ना माइंड में आना चाहिए कि 10 जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, एकदम दिमाग में एकदम से आना चाहिए। साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, और कॉस 30 क्या होता है, कॉस 0, 30, √3/2, √3/2 आता है, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ऐसे फट से आना पड़ेगा दिमाग में, और ये कैलकुलेशन बोर्ड पे नहीं, माइंड में हो जाता है। प्रैक्टिस के साथ आप इतने फास्ट हो जाइए कि आप इजीली माइंड में कर सकते हैं। ध्यान समझिए, अगर आपसे पूछ दिया गया 10 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, ध्यान से, तो तुम ना सोचो, जब बोर्ड आप पेन वन हाथ से मत उठाओ, सब कुछ माइंड में करने की कोशिश करो, थोड़ा जोर डालो, हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। 10 60 पूछा है तुमसे, तुम पहले साइन 60 को रिकॉल करो। साइन 60 यहाँ पर तो डायरेक्ट आ गया, मैं इधर से आया, साइन 60 डायरेक्ट यहाँ पे √3/2 होता है। और वही अगर मैं cos 60 की बात करूँ तो ये होता है cos 60, 1/2 होता है। तो √3/2 और 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, √3। आ रहा है समझ में, कैसे रिकॉल करेंगे। 1045 डिग्री के लिए साइन 45 रिकॉल करो। साइन 45 ये होता है, क्यों, 0, 30, 45, साइन 45 1/√2। और अगर तुम cos 45 की बात करो तो 0, 30, 45, cos 45 भी यही होता है 1/√2। 1/√2 डिवाइड हो गया कम्प्लीटली 1। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते, 30 हो गया, 45 हो गया, 10 60 के लिए हो गया, हाँ 10 90 का देख लो, बहुत सिंपल है। साइन 90 कितना होता था, साइन के लिए हम लोग इस तरफ बढ़ते थे, साइन 90 इधर आया सीधा डायरेक्ट 1, साइन 90 1। और वही अगर cos 90 की बात करूं 0, तो साइन बाई कॉस होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर आ रहा होगा, नॉट डिफाइन। सो इस तरीके से आपको 10 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि आप पेन और उस पेज पे करें, आप इसको माइंड में करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में लगेगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉल हो रहा है तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, पर भरोसा कीजिए, आप 2 4 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है, इजिली बन जाएगा यहाँ से, है ना। और अगर ये फिंगर वाला एक बार नहीं दिख रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपको बना के थोड़ा बता दूँ। 5 है ना, 1 2 3 4 5। हाँ, मैंने बोला कि आप अपने लेफ्ट हैंड को पढ़ते टाइम ऐसे असाइन कर लीजिएगा, 0 30 45 60 90। वो भी मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट रिकॉल हो जाएंगे। आप क्या कीजिएगा, थंब को 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, वो कब, जब आप साइन के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आप इसको एंगल असाइन ही मत कीजिए, आप तो बस इतना याद रखिए ना कि इन फिंगर्स पे वैल्यूज क्या क्या लिखी हुई है, ये याद रह गया एक बार तो समझिए काम बन गया आपका।
मतलब इतना याद रखिए ना कि थंब पे 0 लिखा हुआ है। आज से हमेशा याद रखिए कि थंब पे कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, थंब पे 0 लिखा हुआ है। देन ये आपका इंडेक्स फिंगर, इस पे हाफ लिखा हुआ है। ये मिडिल फिंगर √2 लिखा हुआ है, 1/√2 लिखा हुआ है। ये रिंग फिंगर आपका √3/2 लिखा हुआ है। और इस वाले के ऊपर लास्ट ये लिटिल फिंगर, इस पे 1 लिखा हुआ है। अगर एक बार आपको ये याद हो गया ना कि आपके कौन से फिंगर पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, तब तो बहुत सिंपल हो जाएगा। साइन के लिए रीड कर रहे हैं तो इस तरफ से रीड कर लीजिएगा, अगर कॉस के लिए रीड कर रहे हैं तो इस तरफ से रीड कर लीजिएगा। देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे 0, 30, 45, 60 √3/2। अगर वही आपसे पूछ लिया cos 60, 0, 30, 45, 60 1/2। तो मुझे लगा होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार आपको ये एंगल्स क्लियर हो गया, फटाफट वैल्यूज आने लगी। 10 में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब मैं साइन कॉस 10 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार साइन कॉस 10 की वैल्यूज रिमेंबर हो गई तो बाकी के 3 तो बस रेसिप्रोकल है। अगर आपसे कोई बोल दे कि कॉट 45 की बात बताओ, कॉट 45 डिग्री की, तो कॉट क्या है, 10 का उल्टा ही तो होता है। 10 का जो 45 की वैल्यू होगी उसको अपोजिट कर देना है। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 को रेसिप्रोकल करोगे 1 ही आएगा। अगर मान लो तुमसे साइन 60 पूछ दिया, सॉरी कॉसेक 60 पूछ दिया, ऑल्दो ये बाकी के जो 3 होते हैं बहुत रेयर होते हैं, उतना ज्यादा नहीं पूछ जाते, पर मान लो तुमसे ना कॉसेक 60 पूछ दिया, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल ही तो होता है। साइन 60 को याद करो, 0, 30, 45, 60 √3/2 है, तो इसका जस्ट ऊपर 2/√3 हो गया, इजी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइन कॉस 10 ये 3 वैल्यूज याद रख लो, कॉट सेक और कॉसेक, तो बाकी ऊपर 3 के रेसिप्रोकल ही है। सो उसके लिए ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे से देख लिया है कि टेबल में वैल्यूज को कैसे लर्न करते हैं। बेसिकली टेबल को कोशिश कीजिएगा कि टेबल को कहीं स्टिक करके ना रखें। पता चले कि स्टडी टेबल के सामने स्टिक करके रख लिए, वो कभी याद नहीं होगा, होगा ही नहीं। जब टेबल देख ही लोगे बनाते टाइम, तो तुम अपने दिमाग में जोड़ ही नहीं डालोगे ना, जब जोड़ नहीं डालोगे तो वैसे भी याद नहीं होगा। सो मैंने जो ट्रिक बताया उसको अप्लाई करो, आधा घंटा तो बैठ के प्रैक्टिस करोगे ना, तो आधे घंटे में ये टॉपिक तुम्हारा इतना जबरदस्त हो जाएगा कि दोबारा कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सो थोड़ा सा फॉलो करो जो बोल रहा हूँ मैं। बाद बाकी अब इसके देख लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, मुझे क्वेश्चन राइट डाउन करना पड़ेगा, सो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। चलिए तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों ने मोर देन प्रैक्टिस कर लिया है, मोर देन इनफ है उतना प्रैक्टिस। मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा और प्रैक्टिस अगर आप कर ले टेबल का, तो आपका मस्त हो जाएगा टेबल, कोई भी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब हो जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके, बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन आस्क करते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे आपसे, है ना, या फिर 2 नंबर के लिए जो है वो वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं। तो देख लेते हैं जरा, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए क्या है, बहुत इजी है। साइन 60 साइन 30 कॉस 60 साइन 30, मतलब बेसिकली वैल्यूज याद होनी चाहिए। टेबल की वैल्यूज याद है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 0, 30, 45, 60 √3/2। सो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए √3/2। कॉस 30, कॉस के लिए इधर से आते हैं, साइन इधर से, कॉस के लिए 0, 30 अगेन √3/2 प्लस cos 60 इधर आ गया 0, 30, 45, 60, कॉस के लिए ऐसे आते हैं, cos 60 हाफ, साइन 30 0, 30 अगेन हाफ। से बहुत इजी था। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 2 × 2 4, 1 और 1 मल्टीप्लाई 1, 2 × 2 4। सो यहाँ पे एलसीएम ऑलरेडी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 4, 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। सो 4/4 आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली बन जाएंगे आपसे। अब यहाँ पे देखिए 2 sin² 30 डिग्री। अब कुछ इसको डरना नहीं है, ये लिखने का तरीका होता है sin² थीटा, है ना, इसका मतलब यही होता है sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना, sin थीटा के ऊपर पूरा स्क्वायर दिया हुआ है, बस लिखने का तरीका ही अलग हुआ है। ऑलरेडी है क्या ये sin थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। तो 2 की जगह पे ऐसे ही प्लेस कीजिए, sin 30 का स्क्वायर, तो sin 30 होता है हाफ, इसका स्क्वायर 10 60, ध्यान से देखिए
टेन 60 के लिए पहले आप साइन 60 रिकॉल कीजिए। साइन 60 क्या होता है यहाँ पे √3/2। साइन 60 रिकॉल कर लीजिए। अब आप cos 60 रिकॉल कीजिए, क्योंकि साइन 60 बाई cos 60 टेन 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो cos 60 क्या होता है हाफ 1/2, 2 से हो गया आपका √3 आ जाता है इसका टेन 60 का वैल्यू। नेक्स्ट देख लीजिए 3 cos 60 का स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब cos 60 डिग्री का स्क्वायर। तो cos 60 होता है हाफ इसका स्क्वायर। sec 30 है ना। अगर यहाँ मैंने बोला है कि आपको sec याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपको sin cos 10 याद है तो cot sec cosec याद हो जाएगा। cos 30 का एक रेसिप्रोकल होता है sec 30। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2। तो sec 30 क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा 2/√3। तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए 2/√3 होल स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज एक बार पुट कर लिए, फिर क्या आपको सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया। देख लीजिए 2 इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 √3 -3 इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, लेकिन √3 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखिए √3 एक बार देख लीजिए यहाँ साइड में। जब भी ऐसा लिखा रहता है तो होता क्या है ना, ऐसे बताया जाता है कि रूट से स्क्वायर कट गया है ना। पर एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि √3 को है ना, √3 के ऊपर जो ये होल स्क्वायर होता है, √3 पे जो ये जो रूट होता है ना, तो बेसिकली रूट को हम लोग हाफ बोलते हैं। अब रूट को हम लोग हाफ बोलते हैं और ऑलरेडी इसके ऊपर ही पावर 2 है। और आपको मालूम है एक्सपोनेंट एंड पावर के कॉन्सेप्ट से पावर के ऊपर और एक पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए 3 हाफ, एक पावर ये है और एक पावर 2 है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आंसर 3। सो डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया जाता है कि ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपका डायरेक्ट आंसर 3 आ जाता है। पर एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। तो इसको अगर आप मन करें तो नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, अदरवाइज आपको ये पता होगा। तो यहाँ देख लीजिए, इसलिए मैंने √3 का जो स्क्वायर है वो डायरेक्ट 3 लिख दिया और 2 का 4 लिख दिया है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 2√3, या फिर यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए √3/2 माइनस अगेन यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, 3 और 3 ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। एलसीएम को लेते हैं, ये एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे √3 - 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ऐसे इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े आसान आसान आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, अभी इतना नोट डाउन कर लेंगे अभी आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, है ना, हमको इसको इसके बराबर प्रूव करना है। बहुत इजी है, यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें मालूम है क्योंकि हम लोगों ने जस्ट टेबल सीखा है यहाँ पे। चलिए फटाफट यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। cos 30 डिग्री है ना, cos 30 डिग्री आपको मालूम है 030 √3/2 √3/2। ध्यान से पुट कीजिएगा, ये सब कुछ हम लोग डिनोमिनेटर में ही कर रहे हैं, है ना, √3/2। अब देखिए यहाँ पे sin 60, अगेन sin 60 जो होता है 0 30 45 60 √3/2 ही होता है, √3/2 1 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होगा हाफ, sin 30 डिग्री हाफ। चलिए सारी वैल्यूज को हमने पुट कर लिया। अब बस क्या करना है हम लोग को, सिंप्लीफाई करना है और इसके बराबर ला देना है, प्रूफ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं ना, LHS को हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम सेम चीजें हैं तो क्या कर देंगे, 2 और 2 सेम है, ये लीजिए 2 और √3 और √3 ऐड हो जाएगा। नीचे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर ले ले एलसीएम हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सबका एलसीएम सेम करना पड़ेगा, अगर तीनों को ऐड करना है यहाँ पे तो 2 और इसका 2 नहीं है तो इसको 2 करना पड़ेगा ना। अब इसको 2 करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 हो जाएगा ये। तो ऊपर क्या हो गया 2 + 1 + 1 डिवाइड बाई 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, √3 और √3 2 √3 हो गया,
तो 2√3/2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट भी हो गया। इंटरेस्टिंग। 2 + 3 + 1 4, 4/2 आ गया यहाँ पे। ये देखिए 2 2 × 4, तो ये आ गया √3/2, √3/2। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि LHS को सॉल्व करने पे √3/2 आया और RHS √3/2 दिया हुआ है। सो क्या बोलिएगा, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। तो ये हम लोग का इजीली प्रूफ हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवेल्युएट करने बोला है। इवेल्युएट मतलब सिंप्लीफाई करना है और आंसर बताना है हम लोग को। तो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इम्प्लाइज दैट 3 × 10² 30 डिग्री। 10² 30 डिग्री को देख के घबराना नहीं है। ये क्या है, 10 30 डिग्री का स्क्वायर है ना। तो 10 30 क्या होता है, 10 30 के लिए साइन 30 को रिकॉल कीजिए। साइन 30 होता था हाफ, और cos 30 के भी रिकॉल कीजिए। cos 30 होता था √3/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 1/√3। तो इजीली रिकॉल कर सकते हैं। कितना टाइम लगा, 1/√3। 1/√3 का होल स्क्वायर करना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो 10 60 डिग्री का स्क्वायर करना है। तो 10 60 के लिए पहले साइन 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है हाफ। तो 2 से 2 गया, तो बेसिकली आपका ये √3 आ गया इसका वैल्यू। 10 60 का वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया। तो √3 का स्क्वायर। आगे देख लेते हैं हम लोग cosec 30। cosec 30 तो बहुत सिंपल है, साइन 30 का जस्ट उल्टा। साइन 30 होता है 1/2, तो जस्ट उल्टा करेंगे तो ये 2 आ गया। 10 45 मालूम है हम लोग को 1 होता है ना। ये बार बार करते करते आपको याद भी हो जाएगा। cot 45, अब 10 45 जितना हो उतना ही cot 45 भी होगा। cot 45 का स्क्वायर, तो 10 45 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अगर 1 आएगा तो 1 यहाँ लिख के स्क्वायर कर दीजिए। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो नीचे में कुछ बचा ही नहीं, 1 रह गया, हटा दीजिए। अब देख लेते हैं 3 × इसका स्क्वायर करना। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर अभी बताया था मैंने 3 होगा, प्लस अगेन ये वाला 3 होगा, 2 - 1 इम्प्लाइज दैट 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। यहाँ बच गया 1 + 3 + 2 - 1। बोर्ड मास है ना, सब्ट्रैक्शन हम लोग बाद में करते हैं। बोर्ड मास याद कीजिए, छोटी छोटी मिस्टेक है, सेम मिस्टेक नहीं करना है। बोर्ड मास पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटे क्लासों में। देखिए सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 - 1 5। सो 5 इज योर करेक्ट आंसर। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये 2016 है ना, 2016 में पूछा हुआ था। यहाँ पे 2016 में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। 2016 में पूछा गया था ये सवाल। तो इसको याद रखिएगा। हम लोग PYQ भी जो है लेक्चर के साथ ही लेके चल रहे हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। PYQ इसमें इंक्लूडेड है। आइए अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम लोग को, है ना। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी है। आपको क्या मालूम है, जो जो मालूम है पहले वो करते चलिए यहाँ पे, है ना। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, अभी तक हम लोगों ने आइडेंटिटी सीखा है और उसके अलग अलग स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यू सीखी है। रखते हैं वही चीज़। x - 2, हमें तो x निकालना है, तो इसको एज इट इज रख देते हैं x - 2, कुछ नहीं करना है इसको। लेकिन साइन 30 हमें पता है, साइन 30 होता है हाफ। तो साइन 30 हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे उसका स्क्वायर बोला है। सो 1/2 का स्क्वायर है ना। ये सारी चीजें देख के अच्छे से डालनी है। प्लस x - 3 को हम लोग कुछ नहीं करना है, ये x फाइंड आउट करना है। 10 60 है ना, 10 60 अभी जस्ट निकाला थोड़ी देर पहले। क्या था, 10 60 साइन 60 कितना होता है, √3/2 और cos 60 होता है 1/2। ओके, √3 होता है। तो 10 60 होता है √3, लेकिन √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ बोला है स्क्वायर। माइनस x एज इट इज cos 45। तो साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है।
विच इज 1/√2, इसका स्क्वायर लेना है। और इस पूरे चीज को बोला है कि वो 17/4 के इक्वल है। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करें, बहुत ज़्यादा इजी है। अभी क्या है, सिंपल एक इक्वेशन है जहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देख लेते हैं। x - 2 स्क्वायर करेंगे, ये 1 आएगा और ये 4 आएगा। ओके, नेक्स्ट x - 3 इसको स्क्वायर करेंगे, 3 आएगा। x एज इट इज, इसको स्क्वायर करेंगे, 1/2 आएगा, 17/4। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना। घबराना नहीं है कि इस साइड लिखा हुआ है, बात बराबर ही। अगर ये इस साइड लिखा हुआ होता, इधर नहीं लिखा हुआ होता तो, है ना, बात एक ही है, घबराने वाली बात नहीं है। उधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, ये मल्टीप्लाई करने की बात है। तो 1/4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x/4 कैसे होगा, यहाँ से x इंटू 1/4, 1 इंटू एक्स, और नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1, ये हो जाएगा x/4। आता है समझ में ये वाला चीज? ठीक है, तो ये हो गया x/4। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 आएगा, जो कि 1/2 के हाफ है ना, हाफ के इक्वल होगा। तो क्यों ना यहाँ पे 1/2 लिख दिया जाए, इसे 4 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 2/4 भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, जबरदस्त। आगे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3x - 9 माइनस x/2 विच इज इक्वल टू 17/4। अब बहुत सिंपल चीज, बचपन से सीखते आ रहे हैं क्या, लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं। देखिए जरा लाइक टर्म्स कौन कौन से है। ये x वाला, ये भी x वाला, ये भी x वाला, ये दोनों नंबर है, ले चलो उधर। नंबर का इधर कोई काम नहीं, उधर ले चलो। सिर्फ इधर वेरिएबल वाले को साथ साथ है, क्योंकि वेरिएबल वाला लाइक टर्म्स है। ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, और ये लाइक टर्म है। बाकी को ले चलो इधर। 17/4 माइनस में था, इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा। माइनस में था, इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 लिखो, इधर कुछ नहीं है, 1 लिखो। इन सब का एलसीएम ले लो। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4, 1 और 2 एलसीएम निकालोगे 4 आएगा। तो सबको 4 के इक्वल करते हैं। अब तुम्हें एलसीएम लेने आता है ना, इसको 4 और इसको 4 कैसे बनाया है, तो सिंपल है, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। इसको 4 कैसे बनाए, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। ये आता है, छोटी बचपन की बातें हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार लिख दी है। अब देखिए ये सब कुछ नीचे वाला 4 बन गया, 4, 4 और 4। ऊपर वाले क्या हालचाल है, x है, 4 3 12x माइनस 2x। चलिए इधर वाला तो सॉल्व हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। इसको ये 4 है, ये 4 है, इसके डिनोमिनेटर को ये 4 बनाते हैं, ताकि सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए, लाइक फ्रैक्शन हो जाए, ताकि ऐड कर सके इसको हम लोग। तो 4 बनाने के लिए 4 और 4, बेसिकली मैं एलसीएम ले रहा हूँ, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कैसे एलसीएम। 4, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। सबको 4 के इक्वल करना था, तो इसको मैंने 4 के इक्वल कर दिया। 17 + 2 9 4 जा 36, और ये 4। ध्यान से देखो, ये 4 है डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, आएगा ना। यहाँ पे एक स्टेप कम कर देता हूँ मैं, ये 4 डिवाइड में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसके साथ कट जाएगा। अब वही चीज यहाँ पे 4 और 4 में काटा, थोड़ा अजीब लगता तुम्हें, कैसे काट दिया, उधर ले आगे काटा हूँ मैं। ओके, अब देख लेते हैं अगेन बोर्ड मास। पहले ऐड कर लो प्लस वाले को, 12x + x 13x, 13x में से 2x माइनस होगा 11x। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। हाँ, 11x। इधर का क्या हिसाब किताब चल रहा है, सब कुछ प्लस में है, बढ़िया है। 17 + 2 19। ध्यान से सुनना, ये हो गया 19, एक इससे उदाहरण लो और 20 कर दो। 20 और 35 55, ऐसे ऐड करते हैं। हाँ, शॉर्टकट में ऐड करना सीखिए। x को इधर रखे, 55, 11 नीचे, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में, 11 5 जा 55। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये रहा एकदम आपका आंसर, x = 5। तो कुछ नहीं था, ये बेसिक बातें थी बचपन की। बाकी तो अभी 10th क्लास के इसमें मैथमेटिक्स का क्या यूज, 10th क्लास में यही खत्म हो जाता है, जहाँ आपने sin 30 का tan 60 cos 45 का वैल्यू लिखा, इतनी ही तो बातें। बाकी तो ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, बेसिक है। ब्रैकेट के बाहर अगर है तो मल्टीप्लाई करना है ना। बोर्ड मास का ख्याल रखते चलना है कि पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सारी बातें जो है वो ख्याल रखना है। इस तरीके से आपका x का वैल्यू 5 आ गया।
कुछ और क्वेश्चन अभी देखेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो आइए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके आने के चांसेस सीबीएसई में बहुत कम है, पर ये अदर बोर्ड्स में ये पूछा जा सकता है ना। सीबीएसई में कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई में बहुत ही सिलेबस को जो है वो रिड्यूस किया गया है, तो अब ऐसे सवाल नहीं आते हैं जनरली। पर अगर अदर बोर्ड से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो इसको देख लेते हैं बस यहाँ पे, एक बार आप कीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इस क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है टेन थीटा की कुछ रेशियो दी है ना, दिस बाय दिस, और आपसे साइन थीटा और कॉस थीटा पूछा है आपसे। अब देखिए टेन थीटा देने का मतलब क्या हो गया कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है पी बाई बी, विच इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x x प्लस 1 बाई 2x प्लस 1। तो इसका मतलब p और b दिया हुआ है, और अगर h भी मुझे मालूम होता तो आसानी से मैं साइन थीटा निकाल लेता p बाई एच से, और कॉस थीटा भी निकाल लेता b बाई एच से। पर यहाँ पे यही तो इशू है कि h नहीं दिया हुआ है ना, तो हमें दिया हुआ है कि p इज इक्वल्स टू 2x x प्लस 1 है, और b इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि ये p और b का रेशियो दिया हुआ है, आप k कांस्टेंट से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर उन्होंने देखा है कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में कि जब भी हम लोग k से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो k अल्टीमेटली जो होता था वो कट जाता था, क्वेश्चन में जो है वो आता नहीं था। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको। तो ये p है और ये b है, तो p गिवन है और b गिवन है। अगर h मुझे पता हो जाता है ना, h अगर पता होता तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा बता देता। तो ठीक है, हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं हम लोग, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ये निकालना है, ध्यान से देखिए, p जो है 2x x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया है। बी स्क्वायर, देखिए b क्या है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए यही जरा स्क्वायर कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए इस चीज का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहा होगा मल्टीप्लीकेशन में, एक 2x और एक ये पूरा ब्रैकेट x प्लस 1। आपने ये चीज सीखा होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर में, क्लास 8 में सीखा होगा, 9th में बताया जाता है फर्स्ट चैप्टर में ही, कि अगर a इंटू बी इंटू सी और इन सभी के जो पावर्स है ना, या फिर एक्सपोनेंट्स है वो सेम हो, और बेस अलग अलग हो, एक्सपोनेंट सेम हो, बेस अलग अलग और पावर कह लीजिए या फिर एक्सपोनेंट कह लीजिए, एक्सपोनेंट सेम हो, तो हम इसे क्या करते थे, ए बी सी मल्टीप्लाई में लिख के और कॉमन हम लोग इसका दे देते थे पावर। तो इसी चीज का रिवर्स भी तो हो सकता है कि ये कॉमन पावर सभी को वापस जो है वो लौटा दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एग्जैक्टली वो ऐसा ही है, दो चीजें हैं यहाँ पे, क्या क्या 2x और एक है x प्लस 1, दो चीजें हैं और दो चीजों के ऊपर एक स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर इसको भी दे दीजिए और ये स्क्वायर इसको भी दे दीजिए। ये बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि 2x का भी स्क्वायर कर लेना पड़ेगा और x प्लस 1 का भी स्क्वायर कर लेना पड़ेगा, और ये तो सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सो यहाँ पे कर देंगे a स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab। तो यहाँ पे b तो 1 ही है, सो 2 2 4 में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 4x। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जरा सॉल्व कीजिए, 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, अब b 1 ही है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये जो चीज है ऐसे रिमेनिंग, इसको ऐसे लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। ओके, अब इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से भी होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2x से भी मल्टीप्लाई होगा।
ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 यहाँ 1 है तो 4 1 जा 4, और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी आप सेम बेस वाले चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके पावर्स को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। तो बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ऐसा लिखा है। नेक्स्ट देख लीजिए, 4x² को 1 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², 4 2 ज़ा 8x³, क्योंकि x² था और x से मल्टीप्लाई हुआ x³ हो गया। यहाँ देखिए 4x² + 1 + 4x। अब देखिए यहाँ लिखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये चीज आपको क्या ये a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, क्यूब वाला भी टर्म है ना, तो ये a + b का होल स्क्वायर भी नहीं दिखेगा आपको, a - b का भी होल स्क्वायर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस भी नहीं है ना। तो कुछ और थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में। तो आप थोड़ा सा सोचने के बाद जो है ना, कुछ अगर इसको रीअरेंज करें आप यहाँ पे, तो आप इससे ये लिख सकते हैं, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म अब +1, अगर इसको ऐसा लिख देते हैं तो बाकी बचे हुए टर्म्स को ऐसे 4x + 4x²। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये a² + b² + c² + 2ab 2bc + 2ac के फॉर्मूले पे आपको ये दिखेगा। जब मैं बता देता हूँ अच्छे से आपको करके, ध्यान से देखिए, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, 2x² का होल स्क्वायर, ध्यान से करके देखिए, सेटिस्फाई हो रहा है। स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4, x² का स्क्वायर x⁴, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज को, इस पर्टिकुलर चीज को कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, देख लीजिए, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, तो ये a² b² + c², इतना दिखा मुझे। अब फॉर्मूला एग्जैक्टली होता क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab 2bc + 2ac, ये होता है फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, मैंने a² लिख दिया, b² लिख दिया, c² लिख दिया, अब 2ab, ध्यान से देखिए, 2a क्या है आपका, ये देखिए 2a b, ध्यान से आप देखिए कि ये जो है ये करके यही आ रहा था, इसके जगह बेसिकली मैंने ये लिखा है, इस पूरे के जगह ये लिखा है, और ये चीज लिख सकते, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और x² × x³ तो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया 2bc, 2b क्या है 2x, और c क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, इस चीज की जगह मैंने ये पूरा लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 और ये x 4x। अच्छा, इसके जगह प्लस 2ac, 2a है हमारा 2x² और c है 1, तो ध्यान से 2 2 ज़ा 4x², 4x²। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि इसी चीज की जगह तो ये लिखा है ना मैंने, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इस वाली चीज को इस फॉर्म में लिख दिया, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, इस पूरी चीज को ऐसे लिख दिया। इससे क्या हुआ कि मुझे साफ साफ दिखने लगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज गिवन था ये और कुछ नहीं, a + b + c का होल स्क्वायर है। यहाँ से देखिए, फॉर्मूले से मैंने बता भी दिया आपको, अगर आपको ये नहीं याद है तो आप इसको एक बार नोट भी करके रख लेंगे, है ना। ऑल्दो ये क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे जल्दी, अगर फिर भी आते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। चलिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और आगे देखते हैं। तो अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से h² कंटिन्यू आ रहा है कि h², इसी पूरे चीज की जगह मैंने ये लिखा, इस पूरे चीज की जगह ये लिखा है मैंने, है ना। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, h² की जगह सीधा a, ये मेरा क्या है, ये a है, ये b है, ये c है, यहाँ पे क्या है 2a × b, इधर है 2a नहीं b × c, इधर लिखा है मैंने 2a × c, तो यहाँ पे क्लियर है a² b² c² 2ab
+2bc + 2ac है ना। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a + b + c का होल स्क्वायर। तो a मतलब इसकी वैल्यू a है, प्लस b मतलब 2x प्लस c मतलब 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर a + b + c का होल स्क्वायर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और आपको मालूम ही है कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई चीज 2 बार लिखी होती है ना, तो हम लोग उसको एक बार रिमूव कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये भी तो स्क्वायर में लिखा होता है, ये भी 2 टाइम लिखा हुआ है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये ए स्क्वायर लिखा होता, तो आप इसको क्या लिखते हैं, ए इंटू ए, और इसमें से एक ए बाहर आ जाता। तो इस चीज का पूरा स्क्वायर लिखा, मतलब दिस इंटू दिस, तो एक बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे क्लियरली h इज इक्वल टू आ गया 2x² 2x + 1। सो यहाँ से आपको h पता चल चुका है। अब एक बार आपको h पता चल गया तो आप साइन थीटा की बता सकते हैं वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा सा ही जगह बच गया है, सो मैं इधर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। साइन थीटा की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, इधर मैं कर रहा हूँ इसको। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे 2x x + 1 और हाइपोटेनस 2x² 2x + 1, ये आपका हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, b/h। तो b यहाँ पे 2x + 1 और h 2x² 2x + 1, ये आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। देखिए ये कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये 5 नंबर में आएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी है। और आपको बस क्या देखना है, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करते टाइम जब ये स्टेप पे आ जाइएगा ना, तो यहाँ पे सोचने में बस प्रॉब्लम होगा कि एग्जैक्टली ये जो सेट किया गया है ना ये चीज, वो a + b + c के होल स्क्वायर पे है ना। तो यहाँ पे आपको ना क्लिक करना चाहिए ये बात, है ना। तो आप अगर प्रैक्टिस किए रहिएगा क्वेश्चन ना, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे आपको सोच पाना, है ना। एक बार में कोई भी नहीं सोच सकता है ऐसे कि यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर लग रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर आप किए रहेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में बन जाएगा। कुछ एक आध दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उस टेबल से रिलेटेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन करा ऑल्दो वो टेबल से रिलेटेड नहीं था, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत इजी है, हम लोगों ने अभी टेबल पढ़ा है जस्ट। आप बस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 2 है, हमें क्या पता करना है, थीटा का वैल्यू पता करना है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे sin थीटा, sin 2 थीटा को ऐसे ही रहने देते, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे √3/2, याद कीजिए √3/2 साइन के लिए किसी चीज की वैल्यू होती थी क्या, बिल्कुल होती थी। अगर आप ध्यान से याद करें 0 30 45 60, साइन 60 की जो वैल्यू होती है ना,
वो √3/2 होती है। तो क्या मैं यहाँ पे साइन 60 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन 60 की तो ये वैल्यू है। तो अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, अगर आप कंपेयर करें तो साइन की जगह साइन और 2 थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 60, मतलब ये जो 2 थीटा है वो 60 की इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ सिमिलर है ना, LHS अगर RHS के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कंपैरिजन से हमें पता चला कि 2 थीटा 60 डिग्री के बराबर होगा। सो थीटा किसके बराबर होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो इधर हो गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे थीटा पता कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन ये 2 यहाँ पे है, इसको उधर भेजिए। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब cos थीटा के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल है क्या जिसके लिए 1/2 वैल्यू आता हो? तो हाँ देखिए, cos के लिए हम इधर से रूट करते हैं और 1/2 यहाँ पे आता है, 0, 30, 45, 60। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1/2। cos 3 थीटा, और इस हाफ के जगह मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये हाफ cos 60 डिग्री का वैल्यू है। और कंपैरिजन से मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑन कंपेयरिंग both the side we can say that 3 theta is equals to 60 degree, so theta is equals to 20 डिग्री। तो यहाँ से क्लियरली आ गया थीटा की वैल्यू 20 डिग्री। अब कुछ और ये आसान वाले देख लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 गिवन है। अब आप मुझे बताइए कि √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो कंपैरिजन से क्या बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये तो इजी है बहुत, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि LHS RHS बराबर है। तो ये थीटा जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली ये 60 के बराबर होगा। नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही देख लीजिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। अब हाफ क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। तो अब कंपैरिजन अगर करें तो 2 थीटा जो है वो 30 डिग्री के बराबर होगा, तो थीटा जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 15 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरीके से जो है ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, है ना। अब बिहार बोर्ड की बात करें तो 100 ऑब्जेक्टिव आता है ना। तो उसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है मल्टीपल चॉइस में जो है वो देखने को मिल सकता है ऐसे क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का हम लोग, फिर इसको लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। 2 क्वेश्चन लास्ट आज का, चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पता करनी है। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, tan 3x, tan 3, ओके लाइट ही कट गया। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को, है ना, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। क्वेश्चन आपका है tan 3x इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे है tan 3x, इस x की वैल्यू हमें पता करनी है क्या होगा यहाँ पे। साइन 45 हम लोग को मालूम है कि √1/√2 होता है, cos 45 भी इतना ही होता है, 1/√2 होता है, और साइन 30 होता है हाफ। tan 3x इज इक्वल्स टू, अगर 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और √2 को मल्टीप्लाई 2 आएगा, इधर से हाफ। tan 3x
हाफ और हाफ को ऐड करेंगे 1 होगा। तो यहाँ से देखिए जरा ध्यान से, 10 3x और यहाँ पे 1, हमें मालूम है कि 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो क्या कंपैरिजन से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन कंपैरिजन 3x जो होगा वो 45 के बराबर होगा, क्योंकि LHS और RHS बराबर है। तो यहाँ पे ये जो 3x है वो 45 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। सो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ गया 15। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सेम एक लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। cos x इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। हाँ, बेसिकली यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के लाया था, बार बार मुझे जो है वो उतारना ना पड़े। चलिए यहाँ देख लेते हैं, cos x cos 60, है ना। तो cos के हम लोग इधर ऐसे जाते हैं रिवर्स, cos 60 0 30 45 60 हाफ होता है 1/2। अब cos 30 कितना होता है, 0 30 √3/2 √3/2 प्लस sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, और sin 30 कितना होता है, हाफ होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3/4 आ जाएगा और ये भी √3/4 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो है वो लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। लाइक फ्रैक्शन से बेसिकली इजीली ऐड कर सकते हैं हम लोग। ये 4 √3 प्लस √3 2√3, यहाँ से कैंसल आउट होगा ये 2, तो ये हो गया √3/2। तो ये बेसिकली cos x इज इक्वल टू √3/2 आ गया। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मालूम है, टेबल अगर आपको अच्छे से थोड़ा भी याद है तो हमें मालूम है कि cos 0 30, है ना, 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सो यहाँ पे ऑन कंपैरिजन x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना। ये बातें लिख लेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना, वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो इस तरीके से आज आपका जो है ये लेक्चर खत्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग कुछ और इससे रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चंस है, कुछ PYQ और NCERT के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जो कि प्रूफ है ना, सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम प्रूफ करने में होता है। तो हम लोग नेक्स्ट बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सारे PYQs कवर करेंगे और बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन में भी जाएंगे, है ना। उससे पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे। ऑलरेडी कुछ आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, पर कुछ अभी भी स्टिल रिमेनिंग है जो हम लोग पढ़ेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।